वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज की कहानी है एक लड़की के पुनर्जन्म के बारे में, जिसकी मौत एक राज थी और उसी राज से पर्दा उठाने वो लड़की फिर से नया जन्म लेकर वापस आ चुकी है। अब बाकी इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकते यार। चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत नारायणपुर नाम के गांव से होती है। क्या नाम है यार, नारायण का नाम पहले ही आ गया। हरिओम नारायण। जहां पर एक हवेली में हम सुधाकर चौधरी और उसके परिवार को देखते हैं। यह हवेली सुधाकर चौधरी की पुश्तैनी हवेली है दोस्तों। बाकी यहाँ मैं आपको सुधाकर के बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ हम सुधाकर की पत्नी मंदिरा को देखते हैं। उनका एक बेटा है अरानी। बाकी अरानी की एक बहन है और दूसरी उसकी कजन। ये दोनों लड़कियां ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, इसलिए इनका नाम जानना उतना जरूरी नहीं है। और बाकी अरानी की चाची भी है अताशी, वो भी यहाँ पे साथ में है, आई भी है। मतलब अताशी का पति काम की वजह से अभी कोलकाता में है। अब दोस्तों सुधाकर और बाकी लोगों को जब हम बात करते हुए सुनते हैं तो पता चलता है कि ये लोग इस जगह काफी सालों के बाद आए हैं, क्योंकि इस जगह सुधाकर ने एक फैक्ट्री बनाई है जिसका कुछ ही दिनों में उद्घाटन होगा और इस फैक्ट्री के सारे काम अरानी ही संभालेगा। इसी बीच इनकी नौकरानी चंपा इनसे कहती है कि अरे पास ही के जंगल में एक देवी का मंदिर है जिन्हें सभी गाँव वाले पूजते हैं। अब दोस्तों इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये साल में सिर्फ एक दिन ही खुलता है। पूजा वगैरह करने के बाद फिर इसे पूरे साल भर के लिए बंद कर दिया जाता है। और अगर देवी माँ पूजा से प्रसन्न हो गई तो गांव वालों का मानना है कि वो किसी मरे हुए इंसान को वापस लेकर आ सकती है। मतलब जो लोग मर चुके हैं उनमें से किसी एक का पुनर्जन्म होता है और वो अपने अधूरे कामों को फिर पूरा करता है, वो मरने वाला। बाकी मंदिर के पुजारी ने 25 साल से इस मंदिर को बंद रखा है। साल में बस एक ही दिन मंदिर खुलता है और फिर उसे बंद कर दिया जाता है। पुजारी का कहना है कि अगर इस एक दिन के अलावा किसी और भी इंसान ने मंदिर के आसपास भी कदम रखा तो देवी माँ क्रोधित होकर उसे श्राप दे देंगी और उस इंसान को फिर कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कोई भी इस मंदिर में पूजा वाले दिन को छोड़कर और कभी दिन नहीं आता। तो सुधाकर चंपा के पति सनातन को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने भेज देता है। बाकी सनातन और चंपा काफी समय से इस जगह को संभाल रहे हैं। दोनों ही सुधाकर के वफादार हैं। वो इस हवेली की देखरेख और बाकी सारा घर का काम भी करते हैं। अब सीन दोस्तों रूप कथा नाम की लड़की की तरफ जाता है, जिसे हम रूप कह के बुलाएंगे। ओके, तो रूप अब इसी मंदिर की तरफ आ रही होती है वहाँ की फोटोज लेने, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और ऐसी जगहों की फोटोज लेना उसका काम है। मतलब वो एक मैगजीन के लिए काम करती है और ऐसी जगहों की फोटोज लेकर वो मैगजीन में छापने के लिए देती है। अब रूप जब मंदिर की तरफ जंगल के रास्ते बढ़ रही होती है, अचानक से उसे कुछ फ्लैशबैक दिखाई देने लग जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ पहले भी रह चुकी है। ये जगह और रास्ते वगैरह उसको जाने पहचाने लग रहे होते हैं। अचानक से रूप ड्राइवर को गाड़ी लेफ्ट लेने के लिए बोलती है, जहाँ आगे जाते ही रास्ता बंद हो जाता है। मतलब आगे कोई भी रास्ता नहीं होता। पर अभी भी रूप को कुछ फ्लैशबैक्स दिखने लग जाते हैं। वो गाड़ी से उतरकर उसी हवेली के गेट पे जाती है जहाँ रानी और उसका परिवार रुका हुआ है। और वहाँ जाते ही रूप को न जाने क्या होता है दोस्तों, वो वहीं गेट पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब उसे इस तरह बेहोश देखकर चंपा घर वालों से बताती है कि ये दिक्कत हो गई है। तो सभी जाकर बाहर देखते हैं तो अरानी रूप को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो रूप को जानता है। वो सभी से कहता है कि ये तो मेरी दोस्त है। रानी फिर अपने पिता के कहने पे रूप को उठाकर अंदर लेके जाता है, जहाँ पर जब रूप को होश आता है तो वो कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंची। साथ ही यहाँ पर वो रानी को देखकर भी हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पे कैसे। तो रानी रूप को सब कुछ समझाता है कि तुम हमें हवेली के बाहर बेहोश मिली। इस पे रूप कहती है कि मैं तो यहाँ के प्राचीन मंदिर की फोटोज निकालने आई हूँ, मुझे मेरे बॉस ने यहाँ आने के लिए सुबह ही बोला। खैर अभी दोस्तों रूप थोड़ी सी कमजोर लग रही होती है, तो अरानी और उसका परिवार उसको आराम करने के लिए बोलता है। मगर जल्द ही रिवील हो जाता है कि रूप और अरानी करीब 3 साल से रिलेशनशिप में है और अरानी ने रूप को बताया था कि वो यहाँ नारायणपुर आने वाला है। शायद इसीलिए रूप बहाना करके यहाँ पर आ गई। पर रूप ने कोई बहाना नहीं किया होता, वो तो सच में यहाँ मंदिर की फोटोज लेने के लिए आई थी। पता नहीं हवेली में कैसे पहुंच गई उसे भी नहीं पता। रूप और अरानी के बारे में अरानी की दोनों बहनों को पता होता है, तो वो घर में सभी मौजूद लोगों को बता देती हैं। पर अरानी के पिता सुधाकर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन मंदिरा का जो नेचर है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसे रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। खैर दोस्तों अब रात के डिनर के टाइम रूप सभी को ज्वाइन करती है, जहाँ वो अरानी के पूरे परिवार से मिलती है। और सुधाकर उससे कहता है कि जब तक तुम्हारा यहाँ काम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ हवेली में रुक सकती हो। और फिर रूप भी मान जाती है, क्योंकि यहाँ से मंदिर भी पास पड़ेगा। अब दोस्तों खाना खाते वक्त रूप का ध्यान दरवाजे के ऊपर जाता है और वो अचानक से किसी छोटी बच्ची की तरह बोलने लग जाती है कि यहाँ तो पहले एक हिरन का सर टंगा हुआ था ना, वो कहाँ गया। और अब रूप के ऐसा बोलते ही सभी सोच में पड़ जाते हैं कि उस हिरन के सर के बारे में रूप को कैसे पता, क्योंकि दोस्तों सच में वहाँ ऐसा सर मौजूद था पहले, पर अब नहीं है। और यहाँ सनातन रूप की बातों से सुनकर
बुरी तरह से डर जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि क्या करें। उसे रूप को देखकर किसी की याद आ रही होती है, बल्कि इसी बीच रूप वहाँ से ठीक यानी कि नॉर्मल हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है कि उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने भी लगती है। तो अरानी उसे कमरे में लेकर चला जाता है। अब रात में अरानी और उसकी बहनें रूप को पूरी हवेली दिखाने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन रूप को तो पहले ही सब कुछ पता होता है। वो इस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ होती है। वो सभी को बताने जाती है कि यहाँ पर पहले ये रखा हुआ था, अब नहीं है, वहाँ पर वो रखा हुआ था, ऐसी ऐसी बातें बताती है। साथ ही वो रानी से कहती है कि यहाँ पर पहले काफी महंगा एंटीक स्टैचू रखा हुआ था। तो रानी कहता है हाँ पहले था, मगर पापा ने बताया कि वो टूट गया, पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? अरानी के सवाल करते ही रूप फिर से अपने होश में वापस आ जाती है। मतलब उसे ये याद नहीं रहता उसने अभी क्या बोला। अब उसकी ये हरकत देखकर अरानी को समझ नहीं आता कि रूप को भला इस हवेली के बारे में इतना कुछ कैसे पता, और ये हो क्या रहा है इसको टाइम टू टाइम। तो रात में दोस्तों सनातन अपने आप में ही बड़बड़ा रहा होता है कि मैंने एक पाप किया है और वो वापस लौट आई है, मुझे उस बात की सजा देने के लिए। इस तरह वो आपस में बड़बड़ाता रहता है। तो वो रात के अंधेरे में चुपके से कहीं जाता है, जिसको जाते हुए रूप अपने कमरे की खिड़की से देख लेती है और वो उसका मंदिर तक पीछा करती है। तो हम देख पाते हैं कि सनातन मंदिर में एक पेड़ के पास बैठकर बड़ा रो रहा है। इसी के साथ ये सीन होता है कट। इसके बाद दोस्तों अगले दिन रूप रानी के साथ उस मंदिर की फोटोज लेने के लिए जा रही होती है कि तभी वहाँ पर एक पोस्टमैन रास्ते से गुजरते हुए रानी से कहता है कि सनातन से बोल दो कि उसकी कई सारी मनी ऑर्डर रसीद मेरे पास है, वो आकर उनको लेके जाए। रानी कहता है ठीक है मैं बोल दूंगा। अब यहाँ पे रूप रानी से सवाल करती है कि सनातन किसे मनी ऑर्डर भेजता है? तो रानी कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में, होगा उसका कोई रिश्तेदार वगैरह। इसके बाद दोनों मंदिर आ जाते हैं और रूप को मंदिर में जाकर एक अजीब सा अलग महसूस होता है। वो मंदिर की कुछ फोटोज भी निकालती है। इसके बाद रात में हवेली में सभी के सामने रूप को फिर से कुछ हो जाता है। वो किसी बच्ची की तरह बातें करते हुए कह रही होती है मैंने अपनी गुड़िया यहाँ रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ गई। और इस तरह ढूंढते ढूंढते उसे एक बड़े से पॉट के अंदर एक गुड़िया मिल जाती है, जिसे पाकर रूप बड़ी खुश होती है। वो कहती है मैं यही गुड़िया लेने के लिए तो जा रही थी और तभी मुझे मार दिया गया था। दोस्तों ये बड़ी डरावनी बात होती है रूप की। उसकी बातें सुनकर सभी डर जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। और रानी हिम्मत करके उसके पास जाकर पूछता है कि तुम्हें याद है कि तुम्हें किसने मारा? तो रूप कहती है हाँ मुझे अच्छे से याद है। रानी कहता है तुम हो कौन फिर? तो रूप कहती है मेरा नाम अपराजिता है। ओह दोस्तों ये नाम सुनकर सभी के चेहरों की हवाएं उड़ जाती हैं। रानी फिर से रूप से सवाल करता है कि तुम्हें किसने और क्यों मारा, बताओ जल्दी। लेकिन इसका जवाब देने से पहले रूप हो जाती बेहोश, जिसे रानी उसके कमरे में लेके जाता है। और इसी बीच मंदिरा सुधाकर से कहती है कि रूप एक मिडिल क्लास लड़की है और उसके माता पिता मामूली प्रोफेसर हैं, उसका हमारा कोई मेल नहीं हो सकता, इसलिए अपने बेटे को समझा दो कि उसकी शादी रूप से नहीं हो सकती। सुधाकर यहाँ फिर से कुछ नहीं बोलता। सभी को बस ये समझ आ रहा होता है कि शायद जो रूप है वो अपराजिता का पुनर्जन्म है, जो कि जब बच्ची थी करीब 25 साल पहले इस हवेली में पिकनिक मनाने के लिए आई थी अपने परिवार के साथ, मगर फिर वो न जाने कहाँ गायब हो गई। इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है। अगले दिन जब रूप सुबह उठती है तो वो रानी से बताती है कि अब मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा ठीक है, पर हाँ मुझे आसपास के गाँव में जाना है लोगों का इंटरव्यू और उनकी फोटोज लेने के लिए। रानी उसे कहता है कि आज तो गुरु माँ आने वाली है, तो मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। रूप कहती है ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं चले जाऊंगी। वैसे ये गुरु माँ कौन है? तो रानी उसे कहता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, गुरु माँ की इस घर में चलती है, मम्मी पापा उन्हें बहुत मानते हैं और बिना उनकी राय के हम कोई काम नहीं करते। हमारे यहाँ जो भी पूजा पाठ होती है उसे गुरु माँ ही करती है। फैक्ट्री के लिए पूजा होने वाली है ना, इसीलिए वो यहाँ पे आ रही हैं। इसी बीच दोस्तों हम रानी की चाची अताशी को देखते हैं, जो कि अपने पति को कॉल करके कहती है कि सुनो कई साल पहले तुम्हारे मैनेजर अभिजीत की फैमिली यहाँ पर आई थी ना, उसके साथ जो उनकी बेटी थी अपराजिता वो आई थी ना, उसका पुनर्जन्म हो चुका है और वो यहाँ मौजूद है। अताशी इस तरह अपने पति को सब कुछ बता देती है जो मतलब अभी तक हुआ, और उसकी बातें सुनकर अताशी का पति तुरंत यहाँ के लिए निकल जाता है, मतलब वो अभी यहाँ पे आने वाला है। और बाकी इधर रूप का सामना सनातन से होता है। सनातन तो रूप से बहुत ही बुरी तरह डरने लगा होता है। रूप सनातन के हाथ पर एक घाव का निशान देखकर उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत जोर से काटा था ना, अभी तक तुम्हारे हाथ में उसका निशान है ना? ये सुनते ही सनातन की ऐसी मतलब क्या बोलूं हालत हो जाती है ना। वो रूप से कहता है अरे नहीं ये तो मैं साइकिल से गिर गया था। लेकिन रूप कहती है अच्छा ऐसे झूठ मत बोलो। इस तरह वो चली जाती कह के। सनातन तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो अकेले में मंदिर और सुधाकर से हाथ जोड़कर कहता है कि मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं खुद को कुछ कर लूंगा या फिर आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज।
तो सुधाकर और मंदिरा सनातन को समझाते हैं कि अगर तुम चले गए तो इस हवेली को कौन संभालेगा। अरे तुम चिंता मत करो, आज गुरु माँ आने वाली है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। कुछ देर होने के बाद गुरु माँ आ जाती है, जिनका सभी बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। गुरु माँ को सुधाकर और मंदिरा रूप के बारे में सब बताते हैं। तो गुरु माँ रानी को बुलाकर पूछती है कि तुम रूप से कहाँ और कैसे मिले थे। तो रानी बताता है कि हमारी मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए 3 साल पहले हुई थी। हम मिले, एक दूसरे को चाहने लगे, यहाँ तक कि रूप के माता पिता को भी हमारे बारे में सब पता है। गुरु माँ कहती है कि रूप के साथ तुम शादी कर सकते हो, तुमने जितना बताया उससे तो वो अच्छी लड़की लग रही है। अब ये बात सुनते ही रानी बड़ा खुश होता है, क्योंकि गुरु माँ ने हाँ कर दी तो अब इस घर में कोई भी शादी के लिए मना नहीं करेगा। इसी बीच अताशी का पति भागा भागा आ जाता है, जिससे अताशी सवाल करती है कि उस दिन हुआ क्या था आखिर अपराजिता के साथ, लेकिन वो इस बारे में अताशी को कुछ नहीं कहता। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इंस्पेक्टर सरकार सुधाकर से कहता है कि आपकी फैक्ट्री के उद्घाटन के फंक्शन में शामिल होने के लिए मंत्री जी भी आ रहे हैं, तो हम लोग बस यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देखने का जायजा लेने आ चुके हैं। सरकार यहाँ पर सुधाकर और उसके भाई से मिलकर जाने वाला होता है कि तभी सभी देखते हैं कि रूप छत की दीवार पर चल रही है। ये देखकर सभी ऊपर पहुंच जाते हैं, जिनमें गुरु माँ भी होती है। गुरु माँ रूप को अपराजिता कह के बुलाती है तो वो जवाब देती है, जबकि रूप बुलाने पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। गुरु माँ उसे तुरंत उतरने के लिए कहती है तो वो उतर जाती है, क्योंकि गुरु माँ उसे अपराजिता कह के बुला रही होती है। रूप कहती है कि मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरी जान ली थी। आगे वो ये भी कहती है कि रीना ने सब कुछ देखा था, मेरे साथ क्या क्या हुआ था उस दिन। और रीना का नाम सुनकर सभी हो जाते हैं शॉक कि इसको रीना के बारे में भी याद है क्या। दोस्तों, रीना कोई और नहीं, असल में सनातन की बहन है। अब ये सब कहने के बाद रूप फिर से हो जाती है बेहोश। रानी उसको अंदर लेके जाता है, जहाँ पर जब रूप अपने होश में आती है तो वो रानी से कहती है कि मैं कल ही यहाँ से चले जाऊंगी, 4 बजे मेरी ट्रेन है, मैं 12 बजे निकल जाऊंगी। मुझे मंदिर की कुछ और फोटोज लेनी है, उन फोटोज को लेते मैं सीधे डायरेक्ट स्टेशन चले जाऊंगी। मुझे इस जगह पे सही नहीं लग रहा, मुझे जाना होगा यहाँ से, और मैं जानती हूँ कल तुम्हारे यहाँ पे पूजा है तो तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। रानी भी सोचता है कि रूप को इस जगह से दिक्कत क्या हो गई, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो बेहतर ही है, चली जाएगी तो खुश रहेगी, यहाँ तो दिक्कत हो रही है। और वो रूप के जाने के बारे में सभी से कह देता है। जिसके बाद गुरु माँ अकेले में सनातन से कहती है कि रूप कल जब उस मंदिर में जाएगी तब तुम्हें जाकर उसे मारना होगा। मुझे पता है कि वो कहाँ क्या ढूंढने जा रही है। अगले दिन 12 बजते ही रूप निकल जाती है और उसके बाद गुरु माँ और रानी लोग पूजा में व्यस्त हो जाते हैं। इधर दोस्तों, रूप जब मंदिर पहुंचती है ना तो पीछे से सनातन उस पे हमला कर देता है। फिर शाम होने के बाद सनातन सुधाकर को कॉल करके कहता है कि मैंने रूप को मार तो दिया, लेकिन आपको यहाँ पर आना होगा, एक प्रॉब्लम हो गई है। सुधाकर तुरंत मंदिर के लिए निकल जाता है, जिसको निकलता देखकर मंदिरा भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पूजा खत्म हो चुकी है। तो गुरु माँ आराम करने के लिए चली जाती है। और अताशी जब सुधाकर और मंदिरा को जाते हुए देखती है तो वो भी अपने पति के साथ साथ उनके पीछे जाती है। इसी बीच रानी लगातार रूप का फोन नंबर मिलाता है, परेशान हो रहा होता है, मिलता ही नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो वो भी रूप को देखने के लिए पहले मंदिर में जाने का फैसला करता है। तो इस तरीके से एक एक करके सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी देखते हैं कि रूप जिंदा है और उसी ने सनातन से कॉल करवाया था। अब रूप यहाँ पर बताती है कि 25 साल पहले यहाँ पे अपराजिता नाम की बच्ची अपने माता पिता के साथ आई थी। और इसी के साथ आइए दोस्तों फ्लैशबैक में। अपराजिता का पिता अभिजीत सुधाकर की कंपनी का मैनेजर होता है, जिसे सुधाकर ने अपनी हवेली में इनवाइट किया था पिकनिक के लिए। और आते ही अपराजिता एक एंटीक स्टैचू को देखती है और उसको छूने जाती है, तो उसे सुधाकर ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो स्टैचू बहुत ही नाजुक और महंगा है। अगर वो गलती से टूट गया तो काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ सभी बिजी हो जाते हैं, जैसे कि औरतें औरतों के साथ, मर्द सारे ड्रिंक वगैरह करते हैं और बच्चे खेल रहे होते हैं। इसी बीच क्या होता है कि अपराजिता खेलते खेलते हवेली के अंदर पहुंच जाती है और उसकी नजर दोबारा से उसी स्टैचू पे पड़ती है, जिसे इस बार वो छुए बिना नहीं रह पाती और उसके छूते ही गलती से वो नीचे गिरकर टूट जाता है। उसके गिरने की आवाज सुनकर वहां पहुंचता है सुधाकर, जो कि काफी नशे में होता है। उसने शराब पी रखी थी और स्टैचू को टूटा हुआ देखकर वो अपराजिता पे बड़ा गुस्सा होता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो नहीं देखता उसके सामने एक बच्ची है, वो उसको मारने की कोशिश करता है। अपराजिता किसी तरह से बेचारी वहां से रोते रोते भागती है, तो उसका सामना सनातन से होता है। सनातन को देखकर सुधाकर कहता है कि उस अपराजिता को पकड़ो, और फिर वो पकड़ लेता है अपराजिता को। जिसके बाद ठीक इसी वक्त अपराजिता ने सनातन को दांत काटा था दोस्तों, और उसी वक्त वहाँ पे रीना भी मौजूद थी, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा होता है। सनातन अपराजिता को पकड़कर सुधाकर के हवाले कर देता है और सुधाकर उसका मुंह बंद करने की कोशिश में होता है ताकि उसकी आवाज बाहर ना आए, लेकिन ये करने से उस बच्चे का दम घुट जाता है और उसकी वहीं पर हो जाती है मौत। सुधाकर ने एक बच्चे की जान ली और उसे मरा देखकर तब जाकर सुधाकर को होश आता है और वो खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता था उस समय,
लेकिन मंदिरा को जब इस बारे में पता चला तो वो सुधाकर से कहती कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, ये बात बाहर आई तो हमारे परिवार की बदनामी होगी। सुधाकर उसके कहने पे चुप बैठ जाता है और मंदिरा सबसे पहले सनातन से कहती है कि तुम एक काम करो, अपराजिता की लाश को ले जाकर मंदिर में गाड़ दो। फिर वो मंदिर के पुजारी को भी पैसे देकर उससे सभी से ये बोलने के लिए कहती है कि कोई भी अगर मंदिर में आए तो उनसे कहना देवी माँ रुष्ट हो जाएगी, शाप दे देंगी तुम्हें। और तभी से मंदिर सिर्फ साल में एक बार पूजा पाठ के लिए खोला जाता है, क्योंकि एक दिन तो चलता है, लेकिन अगर डेली लोग आएंगे तो शायद पता चल जाता है कि यहाँ पे लाश है। ये सारी बातें सुनकर सुधाकर अब रूप से कहता है वो पाप मैंने किया था और उसका बोझ आज तक मेरे सीने पर है, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सुधाकर के इतना कहते पुलिस वहाँ पर आ जाती है और सरकार सुधाकर से कहता है कि हमें भी इसी का इंतजार था, अब पुलिस यहाँ कैसे आई, ये सभी सोचने लग जाते हैं। तो इस पर रूप कहती है कि मेरी सच्चाई आप सभी को नहीं पता है, मैं असल में अपराजिता की बहन हूँ। जब अपराजिता मम्मी पापा के साथ इस हवेली के लिए निकली तब मैं अपने मौसा मौसी के साथ उनके घर चली गई थी। अपराजिता की मौत के बाद माँ पापा को उनकी लाश तक नहीं मिली। उनसे ये कह दिया गया कि अपराजिता खेलते खेलते जंगल में निकल गई और वहीं कहीं गायब हो गई। उस वक्त इस केस को चौधरी परिवार ने दबा दिया और किसी को सच्चाई का पता नहीं चला। इस केस में तब इंस्पेक्टर सरकार भी काम कर रहे थे, लेकिन तब वो काफी जूनियर पोजीशन पे थे, तब उनके हाथ में सब कुछ नहीं था। और दोस्तों यहाँ पर सुधाकर ने ना तब अभिजीत को भी जॉब से निकाल दिया होता है और अपराजिता के माता पिता को पता है कि पक्का उनकी बेटी को सुधाकर ने कुछ किया। अपराजिता की माँ तो अपनी बेटी को खोने के बाद बिल्कुल पागल सी हो जाती है, दिन भर उस स्टैचू और हवेली के बारे में बड़बड़ाती रहती है। वो इतनी बार हवेली के चप्पे चप्पे का जिक्र करती है कि ये जो अपराजिता की बहन है इसे सब कुछ याद आ जाता है पास्ट में क्या क्या हुआ। और फिर एक दिन क्या हुआ, रूप की माँ ने खुद को फांसी लगाकर खत्म कर दिया, जिसके बाद तो अभिजीत दिन रात शराबी हो गया। और उसके बाद अपराजिता की बहन रूप को उसके मौसा मौसी ले गए, उन्होंने उसे पाला। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है और रानी और बाकी सभी ये समझते थे कि उसके मौसा मौसी उसके माता पिता हैं। खैर एक दिन अभिजीत रूप से मिलने आया, फिर उसके बाद उसने भी एक चलती ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी। रूप ने इस तरह अपनी बहन के साथ अपने माता पिता को भी खो दिया। उसके बाद रूप ने फैसला किया कि वो खुद इस लायक बनेगी कि अपनी बहन के कातिलों को सजा दिलवा के रहेगी। रूप बड़ी होने के बाद दोस्तों कोलकाता शिफ्ट हो गई और वहाँ वह इंस्पेक्टर सरकार से मिली। सरकार भी चाहता था कि इस केस की सच्चाई बाहर निकले। फिर एक दिन रूप को डेटिंग साइट पर सुधाकर का बेटा रानी मिल गया। उसे देखते रूप उससे मिलने गई और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, क्योंकि रानी के जरिए ही वो अपना बदला ले सकती थी। और फिर एक दिन रानी ने उसे बताया कि मेरा परिवार काफी दिनों से नारायणपुर और पुश्तैनी हवेली में जाने वाला है, तो मैं भी जा रहा हूँ। ये सुनकर रूप समझ गई कि ये वक्त आ चुका है अपना काम करने का। फिर रूप को पता चलता है कि नारायणपुर के देवी के मंदिर से लोगों में एक बात फैली हुई है कि देवी की पूजा बहुत ही अच्छे से करने पर किसी एक मरे हुए इंसान का पुनर्जन्म हो जाता है। तो बस अब रूप ने यहाँ पर आते ही नाटक शुरू कर दिया। उसने ऐसा दिखाया कि वो अपराजिता का पुनर्जन्म है। उसे घर के चप्पे चप्पे के बारे में उसकी माँ ने पहले बता दिया था, तो रूप ने उसी बात का फायदा उठाकर सभी को विश्वास दिला दिया कि वही अपराजिता है। अब बस बारी होती है गुरु माँ को विश्वास दिलाने की। तो वो छत वाला सीन रूप ने इसीलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि गुरु माँ को जब सच पता चलेगा तो वो पक्का मुझे मारने की कोशिश करेंगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। सनातन को कहा ना गुरु माँ ने कि रूप को खत्म कर दो। असल में दोस्तों अपराजिता की लाश को गायब करने से लेकर मंदिरा को जो भी आइडिया दिया था वो सब कुछ, मतलब 25 साल पहले ना, वो सब कुछ गुरु माँ ने दिया था। बाकी सनातन ने जब रूप पे हमला किया तब सरकार ने उसे पकड़ लिया और फिर उसने कहा सुधाकर को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद अताशी रूप से सवाल करती है कि तुम अगर अपराजिता नहीं हो और उसकी बहन हो तो तुम्हें अपराजिता की मौत और बाकी सनातन के हाथ के घावों के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मैं इस घर में रहने के बावजूद नहीं जान पाई कि यहाँ ये सब हो चुका है। मैं भी सभी की तरह ये मानती थी कि अपराजिता जंगल में कहीं गायब हो गई है। तो इस पर रूप कहती कि मुझे पोस्टमैन से पता चला कि सनातन किसी को मनी ऑर्डर भेजता है, तो मैंने पता किया और मैं पहुंची रीना तक, यानी उसकी बहन तक, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ था। रीना ने सब कुछ देखा है और वो कहीं किसी को सच बता न दे, इसीलिए अपराजिता की मौत के बाद एक दिन अंदर ही गुरु माँ ने उसकी शादी पास के गांव में किसी बुजुर्ग आदमी से करवा दी और वहां भेज दिया उसको, रीना को। लेकिन दोस्तों रूप जाकर रीना से मिली, उसे सरकारी गवाही बनाने के लिए राजी किया। अब यहाँ सरकार के पूछने पर सनातन एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अपराजिता की लाश इसी पेड़ के नीचे है। उसने लाश गाड़ कर पेड़ लगा दिया था 25 साल पहले। इस तरह सभी का सच सामने आ जाता है। सुधाकर, सनातन और मंदिरा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। बाकी गुरु माँ को भी पकड़ लिया जाता है। और रूप ने यह सारा नाटक सिर्फ अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए किया। बाकी रानी तो अभी भी रूप से प्यार करता है वैसे, लेकिन बिना कुछ बोले चला जाता है। कुछ महीनों के बाद रूप रानी से आके मिलती है और वो रानी से माफी भी मांगती है,
क्योंकि उसने ये सब करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। पर रानी कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे तो मार ही देता। रूप कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे परिवार वाले ऐसा कर रहे हैं। लेकिन रानी एक बात बताऊं, तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करते करते मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है और मैं आज भी तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। बस यही बताने के लिए आई हूँ। और रानी उसको जाते हुए रोक कर कहता है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। इतना सुनते ही दोनों गले लगा लेते हैं और पुरानी बातों को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। बाकी दोस्तों यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। बढ़िया थी ना, मजेदार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।